Good morning, students. We are going to study the second chapter of fourth unit. I already told you about the AC and DC current. कि what do we mean by AC current? What do we mean by DC current? To measure AC current, we can't use ordinary moving coil galvanometer. जो आपने पढ़ा moving coil galvanometer थर्ड यूनिट में कि moving coil galvanometer में को हम करंट को डिटेक्ट करने और मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. बट एसी करंट को यूज करने के लिए मेजर करने के लिए हम इसको करंट को यूज नहीं कर सकते. क्यों? जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट पर मतलब मैग्नेटिक फोर्स पर यदि करंट इधर जा रहा है तो फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लगी है तो करंट इधर जाए तो फोर्स कैसे हो जाएगी, अपोजिट. तो नीडल एक बार इधर घूमेगी, एक बार इधर घूमेगी और एक पूरी डिफ्लेक्शन में नीडल का एक पूरे साइकिल में नीडल का नेट डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मीन्स वो करंट को मेजर ही नहीं करेगी. और इवन यदि कम फ्रीक्वेंसी का करंट है तो क्या होगा, हमें ये स्टेशनरी दिखेगी, मूव करती हुई दिखाई नहीं देगी. तो एसी करंट को मेजर करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर पाएंगे. एसी को यूज करने के लिए मेजर करने के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है उस कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते. हम उस एमीटर को यूज करेंगे जो हॉट वायर पे बेस्ड है. हॉट वायर एमीटर मतलब जो करंट पास होने से वायर गर्म होती है और उसकी कितनी गर्म हुआ उसके अकॉर्डिंग मेजर करेगी कि कितना करंट है. मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर में वो इट डजंट मैटर करंट यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, हीट प्रोड्यूस होगी दोनों ही केसेस में और हीट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. तो हीट के बेसिस पर हम एसी करंट को मेजर करेंगे. तो ऐसे एमीटर्स यूज करते हैं एसी करंट को मेजर करने के लिए जो किस पे डिपेंड करेंगे, हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क नहीं करेंगे. तो एसी को मेजर करने के लिए हम उन एमीटर्स को यूज करेंगे जो हॉट वायर इफेक्ट पर डिपेंड करेंगे. नेक्स्ट इज अबाउट द मीन वैल्यू ऑफ एवरेज करंट कि मीन वैल्यू क्या होती है या एवरेज वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की. जो मीन वैल्यू है उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एवरेज वैल्यू है उसको यदि हमने कंप्लीट साइकिल पर निकाला तो इतने साइकिल में जितनी पॉजिटिव है उतने ही साइकिल में इतना नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, मतलब अपोजिट में हो गया. नेट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल. दैट मीन्स पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरे वैल्यू में तो कितनी रहेगी, पूरी जो कंप्लीट एक साइकिल में है जो ये एवरेज वैल्यू कितनी रहेगी, 0. तो इसलिए हम इसको हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे. यहाँ 0 है, ये टाइम पीरियड T/2 है और यहाँ कितना है, T है. हम क्या करेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए ना निकाल के वैल्यू को केवल कितने टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, 0 to T/2 टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे ताकि हमें वैल्यू मिल सके. ओके. जो एवरेज वैल्यू होगी उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, IAV से डिफाइन करेंगे या IM से, मतलब मीन वैल्यू या क्या बोलेंगे इसको, एवरेज वैल्यू. कैसे डिफाइन करेंगे हम एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को, यू कैन सी हियर कि जो ये करंट है अल्टरनेटिंग करंट इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. तो हम इन सब करंट्स की क्या निकालेंगे, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे. और एवरेज वैल्यू तो किसी के लिए हम कहें कि यहाँ पर कितनी एवरेज वैल्यू है, यहाँ कितनी एवरेज वैल्यू है, यहाँ कितनी है, तो हर जगह एवरेज वैल्यू कैसी होगी, सेम. मतलब एवरेज वैल्यू आपकी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. एवरेज वैल्यू तो कैसी रहेगी, हर केस में सेम रहेगी. तो एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या है, सेम, मतलब कॉन्स्टेंट, मतलब स्टडी वैल्यू है जो टाइम के साथ क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी. अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है बट उसकी एवरेज वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स जब हम एवरेज वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द स्टडी वैल्यू ऑफ करंट. क्या बोलेंगे, इट इज द स्टडी वैल्यू ऑफ करंट. जैसे कोई एक सर्किट है और हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया और एक इसकी एवरेज वैल्यू निकाली हमने और उस सर्किट में से हमेशा वो एवरेज वैल्यू वाला ही करंट जा रहा है. तो क्या कह रहा है, एवरेज वैल्यू ही करंट जा रहा है यहाँ से, मतलब कॉन्स्टेंट करंट तो डीसी बैटरी से ही जा सकता है. तो क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, एवरेज वैल्यू वो स्टडी वैल्यू है, मतलब वो डायरेक्ट करंट है जो गिवन सर्किट में सेम टाइम में उतना ही चार्ज ट्रांसफर करेगा जितना अल्टरनेटिंग करंट उतने ही टाइम में सर्किट में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा. और कितने टाइम में, हाफ टाइम पीरियड में. हम क्या कहेंगे, एवरेज वैल्यू वो स्टडी करंट है या वो डायरेक्ट करंट है जो इस गिवन सर्किट में हाफ टाइम पीरियड में उतना ही चार्ज फ्लो करवाएगा जितना इतने टाइम पीरियड में इसी सर्किट में कौन करा देगा, अल्टरनेटिंग करंट करा देगा. मतलब अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा ट्रांसफर किया गया चार्ज क्यू चार्ज T/2 टाइम में और इस एवरेज वैल्यू मतलब ये करने से स्टडी वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है. कांस्टेंट वैल्यू कौन से करंट में होती है, डायरेक्ट करंट में होती है.
उतना ही चार्ज ट्रांसफर करेगा जितना कौन करेगा, अल्टरनेटिंग करंट करेगा। अभी हम ये देखेंगे स्टडी वैल्यू दी हमने आई एम मान ली, तो कितना चार्ज ट्रांसफर कर रही है। आपको सीधा फॉर्मूला पता है, चार्ज बराबर होता है Q बाय टी। अभी मैंने देखा करंट की वैल्यू कितनी है आई एम, हमने कहा चार्ज कितना ट्रांसफर करेगा, टाइम कितना लेंगे टी बाय टू, तो इस टी की जगह कितना पुट कर दोगे टी बाय टू। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई एम इंटू टी बाय टू। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये चार्ज कितना सेंड करेगा आई एम इंटू टी बाय टू। अब हम यही अल्टरनेटिंग करंट के कारण निकालेंगे कि कितनी वैल्यू आती है हमारी। यदि अल्टरनेटिंग करंट के कारण आप निकालोगे तो जो ये आई की वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये एक जैसी नहीं होती, ये क्या होती रहती है टाइम के साथ चेंज। तो हम कोई एक वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, एक नहीं यूज कर पाए तो अलग अलग टाइम वेरिएशंस हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने क्या किया पहले स्टार्टिंग में, स्मॉल डी टी टाइम में स्मॉल चार्ज डी क्यू ट्रांसफर होगा। देखो आई इज इक्वल टू होता है स्मॉल टाइम में ले तो डी क्यू बाई डी टी, यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा आई इंटू डी टी। टोटल चार्ज के लिए हम क्या निकालेंगे आई इंटू डी टी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, कितने टाइम में निकालना है 0 से t बाय 2 टाइम में। नाउ आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर आई कैसा करंट है अल्टरनेटिंग, और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हमने पढ़ी आई इज इक्वल टू क्या होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। मतलब इन प्लेस ऑफ आई आप क्या पुट करोगे आई नोट साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी, और टाइम कहाँ से कहाँ हो गया 0 से t बाय 2। क्या निकाल रहे हैं हम अल्टरनेटिंग करंट t बाय 2 टाइम में कितना चार्ज सर्किट में ट्रांसफर करेगा, कितना चार्ज सेंड करेगा। आई नोट तो कैसा है मैक्सिमम करंट जो पॉसिबल है वो कैसा होगा कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा 0 से t बाय 2 इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया आई नोट अपॉन ओमेगा। कोस ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी की जगह क्या पुट करोगे आप t बाय 2 माइनस कोस 0, ओमेगा की जगह 0 पुट करोगे तो कोस 0 हो गया। कितनी है ये वैल्यू माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, और ये t से t कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई कितना होता है -1 और एक -1 ये आ गया -2 + 2 हो गया। तो कितना हो गया ये हमारा 2 आई नोट अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया आई नोट 2 पाई लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आई नोट इंटू पाई टी। ये क्या आ गया हमारा, और 2 भी आ गया ना साथ में, ये 2 ओमेगा क्या होता है, एक सेकेंड, ये हमारा आ गया आपका आई एवरेज की वैल्यू आ गई, हो गया ठीक है। यहाँ से 2 था ना, 2 से 2 कैंसिल, और क्या हो गया आई नोट टी अपॉन पाई। क्लियर। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं की हमने, हमारा हुआ यहाँ पे कोस ओमेगा टी, इसे सोल्व किया आई नोट ओमेगा, कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास आई नोट टी बाय पाई। क्लियर। ये सबका ये हमारा क्या आ गया चार्ज की वैल्यू आ गई। अब ये चार्ज यहाँ से ये चार्ज आया और यहाँ से ये चार्ज आया था, ये चार्ज डायरेक्ट करंट है मतलब स्टेडी करंट से आया था, मीन वैल्यू से आया था, और ये किससे अल्टरनेटिंग से। दोनों वैल्यू क्या होंगे आपस में सेम, क्योंकि जितना चार्ज ये ट्रांसफर करेगा उतना ही चार्ज ये ट्रांसफर कर रहा है। दोनों वैल्यूज को क्या कर दो एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो। आई नोट टी बाय पाई आई एम इंटू टी बाय 2, टी से टी कैंसिल, आई एम क्या है मीन वैल्यू करंट की कितनी होगी 2 आई नोट बाई पाई, और इसको सोल्व कर ले तो आता है 0.637 ऑफ आई नोट। मीन वैल्यू करंट की कितनी होती है मैक्सिमम करंट का कितना टाइम 0.637 टाइम्स। ऐसे यदि अल्टरनेटिंग ईएमएफ को यूज करते तो मीन वैल्यू ईएमएफ की भी कितनी होती 2 ई नोट बाय पाई, मतलब 0.637 ई नोट। ये हमारी मीन वैल्यू किसकी हो जाती ईएमएफ की हो जाती है।